हेलो स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक पर अपन डिस्कस करेंगे वो है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स मीन डब्ल्यूबीसी। आज अपन बात करेंगे ब्लड सेल के बारे में और ब्लड सेल में भी डब्ल्यूबीसी। जैसा कि अपन देखते हैं कि ब्लड के जो कंपोनेंट होते हैं, मेनली ब्लड को टू कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट इज ब्लड सेल एंड सेकेंड इज प्लाज्मा। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं ब्लड सेल की, और ब्लड सेल में भी बात कर रहे हैं आज अपन डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो देखिएगा, डब्ल्यूबीसी जैसा कि अपन को बताया एक तरीके से एंटीबॉडी का काम करती है। मीन जैसे ही बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन बॉडीज या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होता है तो उसके ऊपर ये अटैक करती हैं। एज ए एंटीबॉडी इनका वर्क रहता है बॉडी के अंदर। अब देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करें कि डब्ल्यूबीसी को कंपेयर करते हैं अपन प्लेटलेट्स और आरबीसी से। तो जब प्लेटलेट्स और आरबीसी के साइज की बात करेंगे तो उन दोनों की साइज से इसकी साइज ज्यादा देखने को मिलेगी। तो यहां लिखते हैं अपन, इट इज द लार्जेस्ट ब्लड सेल। अगर बात करें आरबीसी और प्लेटलेट्स की तो उनसे साइज में ये बड़ी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करें अगर इसके काउंट की, कि ब्लड के अंदर इसका कितना काउंट होगा, तो काउंट की बात करें तो 4000 to 11,000 पर माइक्रो लीटर ब्लड के अंदर इसका काउंट देखने को मिलेगा। अब देखिएगा, ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंटीजन, जैसे ही कोई बाहर से फॉरेन बॉडी एंटर हुई तो वो बॉडी के लिए क्या है, एंटीजन है, और ये एंटीबॉडी का काम करती हैं डब्ल्यूबीसी, उसको किल करने का काम करेंगी। अब जब जितना ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट करेगा बॉडी को, मीन अपन कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो ज्यादा हार्मफुल है, तो ये अपने काउंट को बढ़ा देगी। तो जैसे ही आप ब्लड टेस्ट करवाओगे तो ये जो ल्यूकोसाइट्स हैं इसके काउंट आपको इंक्रीज देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इनके अंदर एक स्पेशल टाइप्स की एबिलिटी पाई जाती है। तो यहां पर लिखते हैं, दीज आर एबल टू लीव द सर्कुलेशन एंड मूव इनटू टिश्यू। अब देखिएगा, इनके अंदर एक एबिलिटी होती है स्पेशल टाइप की कि अपने सर्कुलेशन को, मीन ब्लड को छोड़ करके मूव कर जाती हैं। कहां पर मूव करेंगी, इन द टिश्यू। मीन जिस टिश्यू के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस टिश्यू के अंदर ये इन्वेड हो जाती हैं, उसको किल करने के लिए पहुंच जाती हैं अपने सर्कुलेशन को लीव करके। तो इसका मतलब है इनके अंदर मोटिलिटी प्रेजेंट होती है। तो अपन यहां पर लिखते हैं, मोस्ट डब्ल्यूबीसी आर मोटाइल। मोटाइल का मतलब है यहां पर मूवमेंट से। मीन जो मोस्ट डब्ल्यूबीसी होती है, आगे अपन इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि डब्ल्यूबीसी को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो यहां पर मोस्ट जो टाइप्स हैं डब्ल्यूबीसी के, वो उनके अंदर मोटिलिटी पाई जाती है। मीन ये अपने सर्कुलेशन को लीव कर टिश्यू के अंदर एंटर हो जाती हैं। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसी को कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। तो डब्ल्यूबीसी को मेनली 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, उसी के बारे में अपन बात करेंगे। तो नेक्स्ट लिखते हैं अपन डब्ल्यूबीसी के टाइप्स। तो देखिए, डब्ल्यूबीसी के जो टाइप्स हैं उनको 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है, और वो भी ग्रेनुल्स के अकॉर्डिंग। तो मैं यहां लिखता हूं, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। अब देखिएगा, यहां पर इसके टाइप्स की बात करें तो जो डब्ल्यूबीसी है, ल्यूकोसाइट है, उसको अपन 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट इज granulocyte and second is agranulocyte।
अब देखिएगा ग्रेनुलोसाइट का मीन क्या है कि ऐसी WBC, ऐसी ल्यूकोसाइट्स जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेनुल्स पाए जाते हैं, स्पेशल टाइप के ग्रेनुल्स इनके अंदर देखने को मिलेंगे। मीन जैसे कि ये एक WBC है और ये WBC के अंदर ये साइटोप्लाज्म होता है, अपन जानते हैं ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं सेल के अंदर। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म में एक स्पेशल टाइप के डॉट डॉट मीन अपन बोल सकते हैं दाने दाने पाए जाएंगे, उनको ग्रेनुल्स बोलते हैं इन दानों को। तो अगर पाए जाते हैं तो ऐसी WBC को अपन ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं, और अगर ये ग्रेनुल्स पाए नहीं जाते हैं तो इनको बोलेंगे अपन एग्रेनुलोसाइट। तो इसको इनके साइटोप्लाज्म के अंदर अगर ग्रेनुल्स प्रेजेंट है तो ग्रेनुलोसाइट होंगी है, और ग्रेनुल्स अगर एब्सेंट है तो एग्रेनुलोसाइट्स कहेंगे। तो यहां पर लिख सकते हैं अपन ग्रेनुलो के अंदर हैव granules एंड एग्रेनुलो में लिख सकते हैं do not have granules। ऐसी WBC जो ग्रेनुल्स नहीं रखेंगी मतलब मीन एग्रेनुलोसाइट्स, और ऐसी WBC जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेनुल्स प्रेजेंट होगा मीन ग्रेनुलोसाइट। अब देखिए ग्रेनुलोसाइट को भी अपन ने 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट की बात करें तो न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल्स। सेकंड की बात करें इओसिनोफिल, एंड थर्ड की बात करें बेसोफिल, बेसोफिल्स। एंड एग्रेनुलोसाइट को भी अपन ने 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करा है। फर्स्ट की बात करें तो मोनोसाइट, एंड सेकंड की बात करें तो लिम्फोसाइट। अब देखिएगा मान लेते हैं अपन कि ये 100% WBC है। अब यहां पर अपन 100% में से ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर जो न्यूट्रोफिल्स है मानते हैं अपन ये 60 से 70% रहती हैं, और इओसिनोफिल की बात करें तो जो इनका परसेंट होगा वो 1 to 4% देखने को मिलेगी। एंड बात कर लेते हैं लास्ट ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर बेसोफिल्स की। तो बेसोफिल्स की बात करें तो इसके परसेंटेज 0.5 से 1% देखने को मिलेंगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन एग्रेनुलोसाइट्स, और एग्रेनुलोसाइट्स के अंदर मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स के जो परसेंट होंगे वो 3 to 8% देखने को मिलेगी। एंड लिम्फोसाइट की बात करें तो ये 20 से 25% देखने को मिलेगी। अब देखिएगा यहां पर अपन ने ग्रेनुलोसाइट्स को न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स में डिवाइड करा है। तो इसमें सबसे जो मोस्टली फाउंड होती है वो है न्यूट्रोफिल्स, जो सबसे ज्यादा परसेंट में देखने को मिलेगी। एंड एग्रेनुलोसाइट्स में देखें तो सबसे ज्यादा परसेंट में देखने को मिलेगी लिम्फोसाइट। तो अब सबसे फर्स्ट अपन बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर न्यूट्रोफिल्स की। तो देखिएगा अपन नेक्स्ट लिखेंगे न्यूट्रोफिल्स। अब देखिएगा ग्रेनुलोसाइट्स में सबसे पहले बात करते हैं अपन न्यूट्रोफिल्स की, जो कि 60 to 70% देखने को मिल रही थी। अब न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो यहां लिखते हैं अपन इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ WBC। WBC का मोस्ट कॉमन टाइप है न्यूट्रोफिल्स। अब न्यूट्रोफिल्स की अगर डायमीटर की बात करें अपन तो यहां पर इसका जो डायमीटर होगा वो 12 to 15 μm देखने को मिलेगा। अब देखिएगा नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसके मेन फंक्शन की तो इट इज वर्क टू
फैगोसाइट, इसका जो वर्क होगा वो फैगोसाइट का होगा। मीन इसका जो मेन फंक्शन है, जैसे ही बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का ये काम करेंगी। कोई भी फॉरेन बॉडीज अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होती है तो उसको डिटेक्ट करती हैं ये न्यूट्रोफिल्स और उसको किल करने का काम करती हैं एंड प्रोटेक्ट करती हैं कोई भी डिजीज के होने से। अब देखिएगा नेक्स्ट, अगर अपन यहां पर लिखें फैगोसाइट तो यहां डायरेक्टली लिख देते हैं अपन, द मेन फंक्शन इज to protect the body against microorganism that enter into body। जो एंटर हुआ है बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके अगेंस्ट उसको किल करने का काम करेंगी। मीन डायरेक्टली अगर अपन बोले तो इसकी वजह से ही प्रोटेक्ट रहेगी बॉडी। मीन बॉडी को ये प्रोटेक्ट करती हैं, जैसे ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होता है तो उसको किल करने का काम करती हैं न्यूट्रोफिल्स। तो ये इसका मेन फंक्शन हुआ। अब देखिएगा नेक्स्ट, अगर अपन बात करें कि न्यूट्रोफिल्स की तो हुई बात, अब जो ग्रेनुलोसाइट्स की दूसरी कैटेगरी थी, दूसरा क्लासीफाई था, वो था ईसिनोफिल्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन ईसिनोफिल्स की। अब देखिएगा सेकंड टाइप की अगर अपन बात करें, ईओसिनोफिल्स जो कि 1 to 4% देखने को मिल रही थी। ये ग्रेनुलोसाइट्स का टाइप है। मीन इसके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेनुल्स प्रेजेंट रहेंगे। तो यहां लिख सकते हैं अपन, इट इज लाइक ए न्यूट्रोफिल्स। ये न्यूट्रोफिल्स की तरह ही रहेंगी। मीन ये न्यूट्रोफिल्स की तरह ही अपने सर्कुलेशन को लीव करेंगे। तो यहां लिखते हैं अपन, it able to leave the circulation and move into tissue। इनका जो वर्क है वो फैगोसाइट का रहेगा। तो it work to phagocyte। अब देखिएगा इसका जो मेन फंक्शन है, ये हिस्टामिनेज को प्रोड्यूस करती हैं। तो यहां लिखते हैं अपन, इट प्रोड्यूस द हिस्टामिनेज that reduce the inflammation in allergic reaction। एलर्जिक रिएक्शन में होने वाले इन्फ्लामेशन को कम करती हैं ये। और इन्फ्लामेशन को कम कैसे करेंगी? हिस्टामिनेज को प्रोड्यूस कर। तो हिस्टामिनेज के प्रोड्यूस होने की वजह से इन्फ्लामेशन कैसे कम होता है? तो ये हिस्टामिनेज होता है, ये हिस्टामिन के इफेक्ट को रिड्यूस करता है। अब हिस्टामिन का जो इफेक्ट है उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है? इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। और कब देखने को मिलता है?
एलर्जिक रिएक्शन में, अगर बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन बॉडी जो एंटर हुई है वो एलर्जी प्रोड्यूस करती है, तो उस एलर्जी की वजह से हिस्टामीन प्रोड्यूस होता है और उस हिस्टामीन के इफेक्ट की वजह से इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। अब इस हिस्टामीन के इफेक्ट को रिड्यूस कौन करेगा? हिस्टामिनेज करेगा, और इस हिस्टामिनेज को प्रोड्यूस करती हैं ईसिनोफिल्स इन द एलर्जिक रिएक्शन। कोई भी जब बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन होती है तो उस टाइम पर जो ईसिनोफिल्स होती हैं ये हिस्टामिनेज को प्रोड्यूस कर देती हैं, और एलर्जिक रिएक्शन में प्रोड्यूस होने वाला हिस्टामिन ये हिस्टामिनेज कम कर देता है, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन की जो प्रोसेस है वो रिड्यूस देखने को मिलती है। ये मेन वर्क होता है ईसिनोफिल्स का। अब अगर अपन इसके डायमीटर की बात करें तो इसका जो डायमीटर है यहां लिख देते हैं अपन डायमीटर। इसका जो डायमीटर है वो 10 to 12 μm देखने को मिलता है। तो ये तो हुआ इसके डायमीटर की बात, और ये हुई कंप्लीट अपने ईसिनोफिल्स। अब लास्ट जो ग्रेनुलोसाइट्स की बात करेंगे वो करेंगे अपन बेसोफिल्स की। अब देखिएगा थर्ड बात करते हैं अपन बेसोफिल्स की। अब बेसोफिल्स जैसा कि अपन को पता है 0.5 से 1% देखने को मिलती है ब्लड के अंदर। तो यहां लिख सकते हैं अपन इट इज मिनिमम नंबर इन ऑल ग्रेनुलोसाइट्स। ये ऑल ग्रेनुलोसाइट्स मीन बात करें अपन न्यूट्रोफिल्स और ईसिनोफिल्स की तो उन दोनों से कम नंबर्स में देखने को मिलेगी। बट अगर अपन बात करें इसके फंक्शन की तो इसके फंक्शन बोथ फंक्शन देखने को मिलते हैं। मीन देखिएगा जो बेसोफिल्स होती हैं उसके अंदर क्या पाया जाता है? हेपेरिन। हेपेरिन प्रेजेंट होता है, और हेपेरिन क्या है? एंटीकोगुलेंट। अब एंटीकोगुलेंट का मीन क्या है? यहां पर एंटीकोगुलेंट का मीन है जो ब्लड के क्लोटिंग को रोकेगी। मीन इसके अंदर जो बेसोफिल्स होती है ये ब्लड का क्लोट बनने नहीं देती, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है? हेपेरिन पाया जाता है, और ये हेपेरिन क्या काम करता है? एंटीकोगुलेंट का काम करता है। मीन ये जो वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो होता है उस ब्लड के अंदर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होने नहीं देता। तो ये कुछ परसेंट के अंदर हेपेरिन प्रोड्यूस करती हैं, और ये हेपेरिन एंटीकोगुलेंट का काम करता है। साथ के साथ ये जैसा कि अपने ईसिनोफिल्स प्रोड्यूस कर रही थी हिस्टामिनेज, तो ये हिस्टामिनेज का भी फॉर्मेशन करेगी, फॉर्मेशन या प्रोडक्शन। अब देखिएगा ये दोनों काम क्या करेंगे? तो हेपेरिन तो एंटीकोगुलेंट का काम करेगा, और हिस्टामिनेज क्या करेगा? रिड्यूस इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन इन एलर्जिक रिएक्शन। जो बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन होगी उस टाइम पर हिस्टामिन प्रोड्यूस होगा, तो हिस्टामिन प्रोड्यूस होने की वजह से ही इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, और इस इन्फ्लामेशन को कम करना है तो हिस्टामिन का जो इफेक्ट है उसको रिड्यूस करना होगा, और इसको रिड्यूस करने का काम करता है हिस्टामिनेज, और इस हिस्टामिनेज का फॉर्मेशन करती हैं बेसोफिल्स और ईसिनोफिल्स। बट यहाँ पर बेसोफिल्स एक हेपेरिन का और प्रोडक्शन करती हैं, और ये हेपेरिन एंटीकोगुलेंट होता है जो कि थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होने से रोकता है वेसल्स के अंदर। तो ये तो ही मेनली बेसोफिल्स की बात। और अगर इसके डायमीटर की बात कर लेते हैं अपन एंड में, यहां पर लिखते हैं अपन डायमीटर। तो जो इसका डायमीटर होगा वो 8 to 10 μm देखने को मिलेगा। तो ये तो हुई ग्रेनुलोसाइट्स की बात, ऐसी ल्यूकोसाइट्स जिनके अंदर
साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स पाए जाते हैं तो वो तीन होती हैं। द फर्स्ट इज न्यूट्रोफिल्स, सेकंड इज ईओसिनोफिल्स एंड थर्ड इज बेसोफिल्स, जो अपन ने देखी है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं एग्रेनुलोसाइट की, जिसके अंदर दो टाइप्स थे, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स। तो देखिएगा नेक्स्ट अपन बात करेंगे एग्रेनुलोसाइट्स की। अब देखिएगा नेक्स्ट बात करते हैं अपन एग्रेनुलोसाइट्स, और एग्रेनुलोसाइट्स में फर्स्ट टाइप था मोनोसाइट की। अब मोनोसाइट जैसा कि अपन ने देखा था 3 to 8% देखने को मिल रही थी। ये एग्रेनुलोसाइट्स का टाइप है, मीन इसके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेनुल्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे। अब देखिएगा मोनोसाइट्स जो है वो हाईली मोटाइल होती हैं, तो यहां लिखते हैं अपन इट इज हाईली मोटाइल। मोटाइल जैसा कि मैंने बताया था, मूवमेंट, इनके अंदर हाईली मूवमेंट पाया जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो जितनी भी WBC के टाइप्स हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट डायमीटर देखने को मिलेगा, तो लिख सकते हैं अपन यहां इट इज लार्जेस्ट WBC। लार्जेस्ट WBC होगी तो मीन इसका जो डायमीटर होगा वो ज्यादा देखने को मिलेगा। तो बात करें इसके डायमीटर की, तो इसका डायमीटर 15 to 19 μm देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करें इसके फंक्शन की, तो इसका जो मेन फंक्शन है वो फैगोसाइट का है, तो लिखते हैं फैगोसाइट फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन। और एंटीजन कौन है? ये फॉरेन बॉडी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एक स्पेसिफिक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही डिटेक्ट करके किल करती है, और यही इसका मेन फंक्शन है। इसका जो डायमीटर होगा वो सबसे ज्यादा होगा, इसीलिए अपन इसको लार्जेस्ट WBC बोलते हैं। और इसके डायमीटर की बात करें तो 15 to 19 μm देखने को मिलेगा। ये हाईली मोटाइल रहती हैं। और लास्ट बात कर लेते हैं, तो इट रिमेन in circulation about 3 days। ये सर्कुलेशन के अंदर 3 डेज तक ही रिमेन रहती हैं। मीन जो ये ब्लड का सर्कुलेशन होता है इसके अंदर सर्कुलेशन में ये 3 दिन तक ही रहती हैं और लीव कर जाती हैं, फिर यहाँ से ये डेस्ट्रॉय भी हो जाती हैं। और जैसा कि अपन ने देखा कि WBC का जो अगर लाइफ स्पान की बात करें इस WBC की, तो 12 to 14 डे इसका लाइफ स्पान, जो लाइफ स्पान होगा वो 12 to 14 डेज होता है ऑल WBC का। अब नेक्स्ट बात करते हैं एग्रेनुलोसाइट्स में अपन जो टाइप था, जो मोस्ट नंबरस टाइप है वो है लिम्फोसाइट की। तो लिम्फोसाइट के बारे में देखते हैं वो अपन। अब सेकंड बात करते हैं अपन लिम्फोसाइट की। अब लिम्फोसाइट्स जो कि 20 to 25% देखने को मिल रही थी। अब देखिएगा यहां लिखते हैं अपन जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बॉडी इम्यून सिस्टम के अंदर। तो यहां लिखते हैं अपन इट इज मोस्ट रोल प्ले इन बॉडी इम्यून सिस्टम। अब देखिएगा नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, तो ये मोस्ट नंबरस होती है नेक्स्ट न्यूट्रोफिल्स के। तो यहां लिखते हैं मोस्ट नंबरस नेक्स्ट टू न्यूट्रोफिल्स।
न्यूट्रोफिल्स के बाद सबसे जो ज्यादा मोस्ट नंबर में देखने को मिलेगी वो है लिम्फोसाइट्स, जो कि 20 to 25% देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करें इसके डायमीटर की, तो डायमीटर इसका होगा 6 से 15 म्यू एम, इसका डायमीटर देखने को मिलेगा। अब जो ये लिम्फोसाइट है, साइट मीन सेल, और लिम्फो जो नाम आया है वो लिम्फेटिक फ्लूइड से आया है। तो यहां लिखते हैं अपन दीज नेम गेट फ्रॉम लिम्फेटिक फ्लूइड। अब लिम्फेटिक फ्लूइड से आया है तो इसका मीन है ये मोस्टली लिम्फ नोड के अंदर प्रेजेंट रहेगी। तो यहां लिखते हैं अपन इट इज मोस्टली फाउंड इन लिम्फ नोड कोमा स्प्लीन, क्योंकि स्प्लीन भी क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम का ही पार्ट है, एंड लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है थाइमस ग्लैंड, तो थाइमस ग्लैंड एंड जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर भी लिम्फ नोड प्रेजेंट रहते हैं, तो ये वहां भी देखने को मिलेंगी। तो मीन अपन कह सकते हैं कि लिम्फ नोड के अंदर मोस्टली प्रेजेंट रहती हैं लिम्फोसाइट्स, और जो लिम्फोसाइट्स का नेम है वो लिम्फेटिक फ्लूइड से ही आया है। तो ये इसका जो डायमीटर की बात करें तो 6 to 15 देखने को मिलेगा, और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इम्यून सिस्टम के अंदर। न्यूट्रोफिल्स के बाद सबसे ज्यादा नंबर्स में जो प्रेजेंट होती हैं वो है लिम्फोसाइट्स। अब देखिएगा लिम्फोसाइट्स को भी के अंदर भी 3 टाइप्स अपन ने डिवाइड करे हैं। अगर फर्स्ट टाइप की बात करें तो यहां लिखता हूं मैं बी लिम्फोसाइट, सेकंड की बात करें तो टी लिम्फोसाइट, एंड थर्ड की बात करें तो नेचुरल किलर सेल। अब देखिएगा अपन फर्स्ट बात करते हैं बी लिम्फोसाइट के बारे में, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं बी लिम्फोसाइट। अब देखिएगा लिम्फोसाइट के जो फर्स्ट टाइप की बात करते हैं अपन बी लिम्फोसाइट। अब देखिएगा बी लिम्फोसाइट, तो बी का मीन क्या है यहां, बोन मैरो। तो जो इसका फॉर्मेशन होगा, मीन ये ओरिजिनेट होगी बी लिम्फोसाइट, वो कहां से होगी, बोन मैरो से। तो अपन यहां लिखते हैं ओरिजिनेट फ्रॉम बोन मैरो एंड colonize in the lymph node। अब देखिएगा बी लिम्फोसाइट्स जो है ओरिजिनेट हो रही हैं बोन मैरो में, मीन बोन मैरो से ये ओरिजिनेट होंगी, एंड फिर बाद में जो ये कहां पहुंच जाएंगी कॉलोनाइज होने के लिए, तो ये कॉलोनाइज होंगी लिम्फ नोड के अंदर। तो बी लिम्फोसाइट की बात हुई, तो बी लिम्फोसाइट ओरिजिनेट हो रही है बोन मैरो में एंड कॉलोनाइज हो रही है लिम्फ नोड में। अब सेकंड बात करते हैं टी लिम्फोसाइट। अब देखिएगा टी लिम्फोसाइट, तो यहां पर टी का मतलब है थाइमस से, तो यहां लिखते हैं अपन इट इज मैच्योर इन थाइमस ग्लैंड ये थाइमस ग्लैंड के अंदर मैच्योर होती हैं, और मैच्योर कब होंगी, तो बिफोर कॉलोनाइज इन द लिम्फ नोड। लिम्फ नोड में कॉलोनाइज होने से पहले ये मैच्योर होती हैं थाइमस
ग्लैंड के अंदर। मीन यहां पर ये कॉलोनाइज होने से पहले थाइमस ग्लैंड में क्या होंगी, मैच्योर होने के लिए जाएंगी, और जैसे ही ये मैच्योर हो जाएंगी फिर ये थाइमस ग्लैंड थाइमस नोड ये फिर लिम्फ नोड के अंदर प्रेजेंट रहेंगी। मीन ये मैच्योर होंगी थाइमस ग्लैंड के अंदर और फिर कॉलोनाइज हो जाएंगी किसके अंदर, लिम्फ नोड के अंदर। तो ये तो हुई टी लिम्फोसाइट की बात। अब टी लिम्फोसाइट डायरेक्टली देखो यहां लिखते हैं अपन, इट इज directly attacking to affected cell, affected cell और लिख सकते हैं अपन कैंसर सेल। मीन जैसे कि कैंसर हो गया है किसी सेल के अंदर, एबनॉर्मल ग्रोथ होने लग गई है, न्यूप्लाज्म बन चुका है, तो ये एबनॉर्मल सेल हो गई है, अफेक्टेड हो गई है, तो कैंसर सेल भी अफेक्टेड सेल होती है। तो ये जो है सेल को डायरेक्टली क्या करेगी, इस सेल पर ही डायरेक्ट अटैक कर देगी। मीन कैंसर की जो सेल बन रही है उस कैंसर की सेल को खत्म करने का काम करेंगी कौन, टी लिम्फोसाइट्स। और टी लिम्फोसाइट्स जो मैच्योर हो रही हैं वो थाइमस ग्लैंड के अंदर हो रही हैं, और थाइमस ग्लैंड के अंदर कब मैच्योर होती हैं, बिफोर कॉलोनाइज ऑफ लिम्फ नोड। लिम्फ नोड के अंदर कॉलोनाइज होने से पहले ये मैच्योर होती हैं थाइमस ग्लैंड के अंदर और डायरेक्टली अटैक करती हैं अफेक्टेड सेल को। तो ये तो बात हुई बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स की। एंड लास्ट अपन देखते हैं नेचुरल किलर सेल। अब लास्ट टाइप की बात करते हैं अपन, नेचुरल किलर सेल। अब देखिएगा नेचुरल किलर सेल है, उसका जो अपीयरेंस रहेगा वो लिम्फोसाइट की तरह ही रहेगा, बट फंक्शनली ये वर्क वैसा नहीं करेंगे। तो यहां लिखते हैं अपन, इट इज अपीयरेंस of lymphocyte but do not act as a lymphocyte। बट ये लिम्फोसाइट के जैसा एक्ट नहीं करेंगे। तो ये कैसे एक्ट करती हैं, दे आर, लिखते हैं अपन, दे आर आइडेंटिफाई with natural immunity। ये नेचुरल इम्यूनिटी के साथ आइडेंटिफाई कर लेती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंड डायरेक्टली kill the microorganism, so it is called natural killer cell। इसीलिए अपन इसको नेचुरल किलर सेल के नाम से जानते हैं, क्योंकि डायरेक्टली किल करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये आइडेंटिफाई करती है विथ नेचुरल इम्यूनिटी से। मीन नेचुरल इम्यूनिटी से आइडेंटिफाई कर लेती है और डायरेक्टली किल करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। सो इट इज कॉल्ड नेचुरल किलर सेल। तो ये लास्ट टाइप था लिम्फोसाइट का। लिम्फोसाइट के 3 टाइप्स थे, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल, जो अपन ने देखे हैं। तो देखिएगा ये एग्रेनुलोसाइट्स का मेजर टाइप था लिम्फोसाइट्स, और इसके अंदर 3 कैटेगरी थी जो अपन ने अभी स्टडी करी है। आज की क्लास को अपन यही कंप्लीट करते हैं। WBC पूरा टॉपिक अपने क्लियर हुआ है। अगर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।